Note number 4. A is skew symmetric matrix. Then A raised to K will be, क्या होगा? अभी मैंने बोला है कि A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A का एनी पावर क्या होगा? बोलो। सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? तो करके देखते हैं। तो A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला, इसका मतलब क्या है? डायगोनल जीरो। नहीं, मतलब प्रॉपर्टी क्या है इसका? A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A रेज टू T क्या होगा? A होगा कि माइनस A होगा? माइनस ए होगा। माइनस A होगा, करेक्ट। अभी अपने को A रेज टू K का काम है ना, तो मैं लेट B को लेता हूं A रेज टू K। अगर B ट्रांसपोज B आ गया तो A सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना जाएगा ना, और B ट्रांसपोज माइनस B आया तो A रेज टू K स्क्यू सिमेट्रिक माना जाएगा, करेक्ट। तो अभी मैं B रेज टू T, B का ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? A रेज टू K का ट्रांसपोज हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं A ट्रांसपोज रेज टू K, बट A ट्रांसपोज क्या है? व्हाट इज A ट्रांसपोज? माइनस A रेज टू K। अभी माइनस A रेज टू K, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस 1 रेज टू K इंटू A रेज टू K, करेक्ट। अभी B ट्रांसपोज मेरे को ये मिलता है, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू K इंटू A ट्रांसपोज, A रेज टू K तो B ही है ना, तो ये डिपेंड कर रहा है कि K इवन होगा कि ऑड होगा ये टाइम पे, करेक्ट। ये क्या डिपेंड कर रहा है कि इवन होगा कि ऑड होगा। अगर K का वैल्यू इवन हुआ तो B ट्रांसपोज B आएगा, करेक्ट। सो इफ K is even number, at that point of time B ट्रांसपोज B होगा। तो इसका मतलब क्या है कि A रेज टू K इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर K ऑड नंबर हुआ तो B रेज टू T क्या होगा? माइनस B होगा। तो इसका मतलब A रेज टू K इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट कैसे होगा कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन A का एनी पावर विल बी सिमेट्रिक इफ K is even and which is equal to skew symmetric if K is odd, करेक्ट। इसके पहले वाले में क्या था कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का एनी पावर विल गिव यू सिमेट्रिक ओनली। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का इवन पावर खाली सिमेट्रिक होगा, ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मेक सेंस? एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट, नोट नंबर 5. A is n square matrix and symmetric matrix. Then maximum number of distinct entries in A क्या आएगा? सोचो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए, मैक्सिमम कितना एंट्रीज आ सकता है अलग अलग डिस्टिंक्ट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है?
व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एन स्क्वायर, एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर क्या होगा? एन क्रॉस एन होगा, करेक्ट? तो डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा इसमें? हाँ, कितना डायगोनल एलिमेंट्स होगा? 3 by 3 में कितना डायगोनल एलिमेंट्स होता है? 3। सर तो एन एलिमेंट्स होगा। हाँ, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायगोनल से कोई लेना देना है क्या? नहीं। नहीं, डायगोनल कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एंट्रीज चाहिए, तो मैं डायगोनल अलग अलग एंट्रीज ले सकता हूं। इसका मतलब कि एन डिस्टिंक्ट एंट्रीज में पहले डायगोनल में फिल कर दूंगा, करेक्ट? टोटल कितना एलिमेंट्स होगा इसमें, बोलो? टोटल एलिमेंट्स कितना होगा? एन स्क्वायर। अभी इसमें से डायगोनल के एन गए तो कितने बचे? हाउ मेनी ऑफ देम आर रिमेनिंग, बोलो? n square minus n. एन स्क्वायर माइनस एन। ये एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स है, वो इधर के एलिमेंट्स एंड इधर के एलिमेंट्स को मिला के है ना? हाँ, अच्छा, ऊपर के ट्रायंगल में और नीचे के ट्रायंगल में सेम एलिमेंट्स होंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स होंगे? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कि अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? same number. सेम ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सर। हाँ, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे इधर, बताओ? n square minus n by 2. करेक्ट। तो ऊपर ये फर्स्ट पार्ट में लेता हूँ, सपोज फर्स्ट पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट। अच्छा, तो एलिमेंट्स इन फर्स्ट पार्ट कितना होगा? एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। तो मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज डायगोनल प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 होगा, क्योंकि इधर जो एलिमेंट्स लिखेंगे वही एलिमेंट्स अपने को इधर लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों तो सेम होना ही चाहिए, समझ रहे हैं ना? करेक्ट। तो टोटल कितना होगा इसका एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। तो क्या होगा ये? एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला से अगर मैं पूछूं कि 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम कितना डिस्टिंक्ट एंट्रीज होएगा? तो 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 6 डिस्टिंक्ट एंट्रीज होगा। कैसे? तो 3 by 3 का एक मैट्रिक्स ले लो, तो पहले डायगोनल ए बी सी भर लो, ठीक है? फिर इधर आप डी लिख रहे हो तो आपको इधर भी डी ही लिखना पड़ेगा। इधर आप ई लिख रहे हो तो इधर भी आपको ई लिखना पड़ेगा। इधर आप एफ लिख रहे हो तो इधर भी आपको एफ लिखना पड़ेगा। तो देख लो, ए से लेके एफ तक 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो अपने को भी वही आंसर मिला, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 फॉर्मूला। समझ रहा है? अच्छा, मैं ऐसा बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कितना होगा? maximum number of distinct entries in skew symmetric matrix of definitely order n। कितना होगा ये? कितना होगा आंसर? पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे ऑफ ऑर्डर n? टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे ये मैट्रिक्स में? एन स्क्वायर। n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। अच्छा, डायगोनल सब अलग अलग ले सकता हूं क्या
स्क्यू सिमेट्रिक में ध्रुव नहीं ले सकते, तो इधर तो फिक्स 0 ही आना चाहिए, 0 0 0 0, मतलब ये तो अलग अलग एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन 0 तो लिख सकते हैं ना 1। अच्छा, अभी मैं इधर a लेता हूं तो इधर माइनस a ले सकता हूं, इधर b लेता हूं तो इधर माइनस b ले सकता हूं, मतलब ऊपर का एंट्रीज भी सब अलग ले सकता हूं और नीचे का एंट्रीज भी सब अलग होएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे, n² माइनस n एलिमेंट्स होंगे, खाली डायगोनल को निकाल दो, तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि n इज इक्वल टू 3 है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितना होगा, बताओ। 1 प्लस 9 माइनस 3 कितना होता है, 7। तो देखो 7 हो रहा है क्या 3/3 में, एक तो 0 एक एंट्री हुआ, फिर इधर 1, इधर -1, 2 -2, 3 -3, हुआ क्या 7 डिस्टिंक्ट एंट्री। ये 0 2 3 4 5 6 7 अलग अलग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ। करेक्ट। तो ये हो गया 6 नोट्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग चालू कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, तो सपोज सर ए, हाँ सर मुझे इसमें डाउट था सर, इसमें हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होगा क्या? लेकिन यस डेफिनेटली, ये तो मैंने पहले ही बता है। दिया, स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। और सर आंसर व्हाट अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका भी सेम होगा कि थोड़ा डिफरेंट होगा? ये तो हम लोगों ने आगे के लेक्चर में कर दिया है बेटा। ओके सॉरी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायगोनल कुछ भी लो, ए ट्रांसपोज ए ही आएगा, ए ट्रांसपोज और ए का डायगोनल सेम रहेगा हमेशा। ओके सॉरी सर। नेक्स्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नाम है सपोज ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, या तो ए ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा आइडेंटिटी है। ऑर्थोगोनल का क्या है डेफिनेशन, कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या तो ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये बेसिक डेफिनेशन है उसका। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 0 और नहीं 1 1। तो ए का डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, आंसर सेम ही रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1 हो गया। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, प्लस या तो -1। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, +1 या तो -1। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनना है तो वो डेफिनेटली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, करेक्ट। सो इधर मैं लिखूंगा कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then it has to be non-singular।
नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट, करेक्ट। और ए इनवर्स क्या होगा, कोई बता सकता है? ए इनवर्स क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, बोलो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ए इनवर्स क्या होगा? यूजुअली क्या होता है कि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, करेक्ट। नोट नंबर 1, यूजुअली क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, लेकिन ये केस में जब भी ऑर्थोगोनल होगा तभी ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो रहा है ना, तो इसका मतलब जब भी ए इनवर्स ए ट्रांसपोज हो जाएगा ना, तभी वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एनी डाउट? सर नो डाउट। क्लियर? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना? हाँ, क्यों? हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है ही नहीं, करेक्ट। तो मैं नोट नंबर 2 क्या लिखूंगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल इसका मतलब दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट। वाई इनवर्स एग्जिस्ट? बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। क्या होगा उसका डिटर्मिनेंट? क्या होगा उसका डिटर्मिनेंट? प्लस और -1। +1 या तो -1, दो में से कुछ भी एक होगा, करेक्ट। जब वापिस मैं ये एक प्रॉपर्टी को लिख देता हूं नोट नंबर 3 में कि A इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है ऑर्थोगोनल में? आइडेंटिटी होता है, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूं, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अभी मैं इसको साथ में लिखता हूं, ए इनवर्स इंटू ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो ये मेरे को इंडिकेट करता है कि ए ट्रांसपोज हमेशा ए इनवर्स होगा, बट दिस इज ओनली फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दिस इज ओनली फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी मैं ये तो रिजल्ट मिल गया, तो अभी मैं यही रिजल्ट के दोनों साइड पे पोस्ट मल्टीप्लाई करूं क्या? नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। तो इसका ये रिजल्ट और ये रिजल्ट के ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, देन ऑटोमेटिकली ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आइडेंटिटी होगा। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए लिखो या ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखो, हमेशा आइडेंटिटी होगा फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मेक सेंस? सर हमने ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो स्टार्टिंग में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंसीडर किया है ना? नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर। तो सर वो ए ट्रांसपोज और ए का फिर जो डिटर्मिनेंट है वो सेम कैसे होगा सर? सेम ही होगा ना। आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में हम लोगों ने किया है लास्ट क्लास में। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो 2x2 का, उसका डिटर्मिनेंट निकालो या ए ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो, ऑलवेज सेम होगा। सर मैंने एक किया था बट वो डिफरेंट आ रहा था। हाँ, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
हो ही तो नहीं क्या- सकता। ये देखो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? और इसका डिटर्मिनेंट होगा 4 माइनस 6 माइनस 1 -1 4 माइनस 2 माइनस माइनस 2 ए माइनस ट्रांसपोज 2। क्या होगा इसका? सर इसका ए ट्रांसपोज होगा 3। इसका डिटर्मिनेंट हाँ निकालो सर, क्या होगा? हाँ 4 माइनस। क्या ओके होगा? सर। सेम आया कि नहीं आया? हाँ सर। इम्पॉसिबल है। और ये मैंने प्रॉपर्टी में लिखवा दिया है, तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज किया करो हर एक लेक्चर के बाद नोट्स। नेक्स्ट, ये हो गया मेरा नोट नंबर 3। ये इसमें डाउट है किसी को? No, sir. विहान समझ रहा है बेटा? यस सर। कभी ज्वाइन हुआ? सर 5 मिनट लेट था मैं। 5 मिनट, 7:30 को ज्वाइन हुआ, मेरा सब ध्यान है। अच्छा ओके हाँ देख ले एक बार ये ऑर्थोगोनल का। हाँ समझ गया मेरे को। मैं समझ ऑर्थोगोनल के 2 ही मिनट बाद आ गया था। नेक्स्ट, अभी नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या है कि A इंटू ए ट्रांसपोज जब भी आइडेंटिटी मिलता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A ओरिजिनल मैट्रिक्स है एंड A ट्रांसपोज, मतलब A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है ना, तो किसका ट्रांसपोज, मतलब ये जो है दिस इज ट्रांसपोज ऑफ A, करेक्ट? तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए होता है ना, नहीं समझे? यस करेक्ट। तो कोई भी मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना, इसको मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स लेता हूं तो इसका ट्रांसपोज ये हो गया, ठीक है? तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि अगर A is orthogonal ना, A is orthogonal, then can I say A transpose is also orthogonal? ये समझा सबको कि अगर A ऑर्थोगोनल है ना तो A ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय डिफॉल्ट A हो गया। मेक सेंस? यस सर। हेलो, क्योंकि इसका सपोज हम लोग को छोटा प्रूफ चाहिए, तो मैं अज्यूम करता हूं कि मैं B को ना A ट्रांसपोज लेता हूं सपोज, तो B का ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। व्हाट इज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज? ए A होगा, करेक्ट? सो नाउ B ट्रांसपोज इनटू B आइडेंटिटी है, उसका मतलब ये हो गया कि B इंटू बी ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी है। सो नाउ B इज ऑर्थोगोनल, करेक्ट? और B हम लोगों ने क्या लिया था? A ट्रांसपोज, सो A ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। कोई डाउट? नेक्स्ट, नोट नंबर 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है कि नहीं होता है? परम, हाँ सर। आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल होता है कि नहीं होता है? सर आइडेंटिटी, या यस, डेफिनेटली यस। आइडेंटिटी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, मेरे को आइडेंटिटी ही मिलेगा। आइडेंटिटी ले लो 2/2 1001, इसको आइडेंटिटी का ट्रांसपोज 1001 से मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली आइडेंटिटी ही मिलेगा, करेक्ट? सो आइडेंटिटी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट नोट नंबर 6, A and B both are n स्क्वायर मैट्रिसेस। मतलब क्या कि जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ऐसे A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बोथ आर ऑर्थोगोनल। देन AB मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा? बताओ। AB जो AB मतलब A इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए हम लोग एक प्रूफ देखते हैं। सपोज मैंने AB को C नाम दे दिया, तो अभी सपोज मेरे को C इंटू सी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मिल जाए तो मैं बोल सकता हूं ना कि AB ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ रहा है? Yes. करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो मेरे को गिवन क्या है? गिवन है A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, और क्या गिवन है? B इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये गिवन है। तो अभी मेरे को ये प्रूव करना है। प्रूव करना है मतलब चेक करना है। मेरे को मालूम नहीं कि राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, चेक करना है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? C इंटू सी ट्रांसपोज। C क्या है? AB इंटू AB का ट्रांसपोज। अच्छा, AB का ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मेरे को AB का ट्रांसपोज को ओपन करना है, मैं क्या लिखूं? रिवर्सल लॉ करके सिखाया था कुछ? Yes. क्या था वो? B transpose into A. करेक्ट। तो AB इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, तो अभी मैं ये दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। तो A इंटू व्हाट इज B इंटू बी ट्रांसपोज? आइडेंटिटी Identity. इंटू ए ट्रांसपोज। अभी मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। व्हाट इज A इंटू आइडेंटिटी? A। सो A इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो गया? आइडेंटिटी। हाँ, तो मेरे को RHS मिल गया। इसका मतलब क्या है कि AB इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। मेक सेंस? कितने लोगों को दिमाग में घुस रहा है? कितने लोगों का दिमाग में जा रहा है ये सब चीज? करेक्ट। तो मैंने इधर क्या बोला नोट नंबर 6 में कि A और B दो अलग अलग अपने अपने हिसाब से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स निकालूंगा ना, वो मैट्रिक्स खुद एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कितना हुआ प्रॉपर्टी? अच्छा, इसमें किसी को डाउट? विहान, परम, जानवी, देव, दिया, ध्रुव? No, sir. तो No. सर चलो नेक्स्ट। नोट नंबर 7। अगर A मेरे पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, करेक्ट? दिस इज ऑर्थोगोनल। देन डेफिनेटली क्या होगा? क्या प्रॉपर्टी है? क्या प्रॉपर्टी है? अरे बोलो। ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा? A into A transpose is equals to identity. A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये मेरा A है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू A का ट्रांसपोज, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या होगा? आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अभी ये मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा बताना मेरे को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? A1 square plus B, A2 square A2 plus square A3 plus square. A3 square. प्लस A3 स्क्वायर। करेक्ट। फिर क्या होगा इधर? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है। फिर इधर क्या होगा? A1 C1
प्लस A2C2 प्लस A3C3, ठीक है। इधर क्या होगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, इधर क्या होगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। फिर ये क्या होगा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3, इधर क्या होगा, B1C1 प्लस B2C2 प्लस B3C3, इधर क्या होगा, A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3, और इधर क्या होगा, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन समझ जाओगे ना क्या आएगा। अच्छा, ये मैट्रिक्स किसको इक्वल है, आइडेंटिटी को इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिधर भी मैं रेड बॉक्स बना रहा हूं वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए। तो मेरे को अपने को क्या मिला कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 1 होना चाहिए, या तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर 1 होना चाहिए, एंड C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर 1 होना चाहिए। समझा इतना? हाँ, दूसरा चीज क्या होना चाहिए, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 क्या होना चाहिए, हमेशा 0। फिर B1C1 प्लस B2C2 प्लस B3C3 हमेशा 0 होना चाहिए। फिर A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3 हमेशा 0 होना चाहिए। अच्छा, इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को ये पता चला कि खाली देख के ही अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है ना A1 A2 A3 वो उसके रो के एलिमेंट्स है। तो चेक करने का कि हर एक रो के एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन स्ट्रिक्टली 1 आना चाहिए। दिख रहा है? हेलो, yes yes हाँ दिख सर। रहा है? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, ये फर्स्ट रो है ना, तो उसके एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन करो 1 आना चाहिए। फिर सेकेंड रो के स्क्वायर का एडिशन करो 1 आना चाहिए। थर्ड रो के स्क्वायर का एडिशन करो 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये रो क्या है ना वैसे ही कॉलम का भी है। अभी मैं इधर A2 A1 A2 A3 ऐसा लिखता था ना सपोज ओरिजिनल में, तो अपने को भी रिजल्ट यही आता था। मतलब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर भी 1 आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर भी 1 आएगा, A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर भी 1 आएगा। समझ रहे हैं? दूसरा चीज क्या है कि ये देखो, ये जो रिजल्ट है ना वो क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर 0 आएगा। मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर 0 आएगा। सेकेंड रो और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर 0 आएगा। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर 0 आएगा। समझ रहा है? yes करेक्ट। तो अभी Yes, sir. मैं जो रो के एलिमेंट्स है ना उसको एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूं। तो सपोज मेरा फर्स्ट वेक्टर क्या है, A1I प्लस A2J प्लस A3K। मेरा सेकेंड वेक्टर जो है ना वो क्या है, B1I प्लस B2J प्लस B3K। और मेरा थर्ड वेक्टर क्या है, C1I प्लस C2J प्लस C3K। आई होप तुम लोग को बेसिक वेक्टर का इंफॉर्मेशन तो होगा ही। अभी ये जो लिखा है ना वो क्या लिखा है मैंने, जब मेरे को बताओ कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3, ऐसा निकालते हो तुम लोग? तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 1 है। इसका मतलब कि फर्स्ट वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ, सेकेंड वेक्टर भी यूनिट वेक्टर हुआ, थर्ड वेक्टर भी यूनिट वेक्टर हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इधर जो मैंने लिखा है ना
वो मैंने ये इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? वेक्टर के फॉर्म में। ये जो इंफॉर्मेशन है उसको मेरे को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट मालूम है कैसे लेते हैं? आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ, के के साथ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, a1 a2, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, प्लस a2 b2 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 है। अरे हाँ या ना? हाँ। फिर v2 डॉट v3 करो, ये दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करो, तो क्या होगा? b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3, वो भी 0 है। फिर तुम लोग v1 डॉट v3 करो, तो a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3, वो भी 0 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? v1 डॉट v2 इज सेम एज v2 डॉट v3 इज सेम एज v1 डॉट v3, सब 0 आएगा। तो हम लोग इन जनरल क्या बोल सकते हैं कि या तो रोज या तो कॉलम्स ऑफ अ 3x3 orthogonal matrix can be treated as, can I say, 3 mutually perpendicular unit vector. म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब वेक्टर के हिसाब से परपेंडिकुलर कभी आता है? आई होप तुम लोग को मालूम होगा कि जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट? तो v1 डॉट v2 भी 0 है, इसका मतलब v1 v2 को परपेंडिकुलर है। v2 डॉट v3 0 है, इसका मतलब v2 एंड v3 परपेंडिकुलर है। v1 डॉट v3 0 है, इसका मतलब v1 भी v3 को परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है। इसका मतलब मैंने लिखा कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। समझ रहा है? हेलो, Yes. क्लियर है? ओके, तो सपोज मैं तुम लोग को एक मैट्रिक्स दिया कि A इज इक्वल टू, सपोज है इधर A B C D E F G H I। अभी व्हाट इज द कंडीशन so that matrix A will be orthogonal? क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाए? कौन बोलेगा? अगर तुम लोग रो वाइज देख रहे हो ना, तो हर एक रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आना चाहिए। तो क्या होगा? पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आना चाहिए। दूसरी चीज डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1 आना चाहिए। तीसरी चीज जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 1 आना चाहिए। समझ रहा है? फिर फर्स्ट और सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो क्या होगा? AD प्लस BE प्लस CF 0 होगा। फिर DG प्लस EH प्लस FI, ये भी 0 होगा। फिर AG प्लस BH प्लस CI, ये भी 0 होगा। या तो और कॉलम वाइज लोगे तो भी हो जाएगा। क्या? A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, ये 1 होगा। फिर B स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये भी 1 होगा। C स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, ये भी 1 होगा। या तो कौन बोलेगा अभी? इसके बाजू में क्या लिखूं? AB plus DE plus G. वेरी गुड। AB प्लस DE प्लस GH 0 होगा। फिर AC plus DF plus GI. EF प्लस HI 0। फिर AC AC
प्लस DF प्लस GI 0। दोनों चेक करने का जरूरत नहीं है। ऊपर वाला अगर 6 का 6 कंडीशन सेटिस्फाई होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट नीचे भी 6 का 6 कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही। तो आइदर यू हैव टू चेक ओनली रो वाइज और यू हैव टू चेक कॉलम वाइज। समझ रहा है बेटा? कितने लोगों को समझ गया ये चीज? खाली देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, a इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं। दैट इज ऑल्सो वन वे, यू कैन ऑल्सो डू बाय दैट वे ऑल्सो, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है। तो अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि लेट ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अगर मैं बोलता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है एंड AC प्लस BD 0 हो रहा है, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड BD प्लस CD। करो, क्या होगा? क्या होगा आंसर? देखो उन लोगों ने क्या कंडीशन दिया है, उन लोगों ने 3 कंडीशन दिया अपने को। पहले तो 4 एलिमेंट्स है, दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का एडिशन 1 हो रहा है, और ये कंडीशन दिया है। तो ये कंडीशन दे के उन लोगों ने इनडायरेक्टली अपने को ये बता दिया है ना कि ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगा जब भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट या तो ऐसा होगा या तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसा होगा। यस और नो? करेक्ट। अगर तुम लोग ये इंफॉर्मेशन को रो वाइज लेते हो, रो वाइज कंसिडर करते हो, तो उन लोगों ने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 आना चाहिए, मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन। फिर उन लोगों ने बोला है कि AC प्लस BD 0 है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो का डॉट प्रोडक्ट देखो 0 है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है। तो अगर रो वाइज कंसिडर किया है तो कॉलम वाइज भी वो ऑर्थोगोनल होगा ही होगा। कॉलम वाइज ऑर्थोगोनल होगा, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट रो कॉलम के एलिमेंट्स के स्क्वायर का एडिशन भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 होगा एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 होगा। तो उन लोगों को तो खाली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो वो तो 1 हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज क्या होगी, बोलो। अच्छा, इधर मैंने ये जो है ना वो रॉन्ग लिखा है। क्या लिखना चाहिए? फाइंड AB प्लस CD, ये लिखना चाहिए। फाइंड AB प्लस CD। तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, तो इसका मतलब AB प्लस CD भी 0 आ जाएगा। तो अपने को ये चाहिए था और ये चाहिए था। समझा? क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? तो नो सर। तो एग्जाम में ना वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बट इनडायरेक्टली ये कंडीशन दे दिया होगा, तो समझ जाने का कि ये कंडीशन ऑर्थोगोनल में ही होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, समझ sir. रहा है? ओके Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं कि फाइंड अल्फा बीटा गामा
इफ अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा, this matrix is orthogonal where alpha beta and gamma belongs to positive real number. चलो करो ट्राई। क्या होगा? अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू। सॉल्यूशन अपने को क्या बोल दिया है कि ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ए इज इक्वल टू 0 अल्फा अल्फा फिर 2 बीटा बीटा माइनस बीटा एंड गामा माइनस गामा एंड गामा, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रो वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग ये इधर कैसे कंसीडर करेंगे, रो वाइज की कॉलम वाइज? कौन सा करने पे इजी हो जाएगा? हाँ, रो वाइज करने पे इजी होगा, कॉलम वाइज करने में? वाइज। हाँ, रो वाइज रॉन्ग है, कॉलम वाइज करने पे इजी होगा। मैं इसको कॉलम वाइज कंसीडर करता हूं। कॉलम वाइज कंसीडर करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन क्या होगा? 1 होगा। तो हर एक कॉलम में एक एक ही अननोन है ना। रो वाइज करेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा में अपने को रिलेशन मिलेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 होगा। तो इसका मतलब 2 अल्फा स्क्वायर 1 होगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? कैन आई से एक्चुअली प्लस माइनस √2, बट मैं खाली +1/√2 सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि बोल दिया है कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव रियल नंबर है। फिर क्या होगा? फोर बीटा स्क्वायर हाँ बोलो। 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। प्लस बीटा स्क्वायर मतलब हाँ। 6 बीटा स्क्वायर 1 होगा। तो इसका मतलब बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√6 एंड 3 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इधर से गामा का वैल्यू क्या होगा? 1/√3 हो गया। बस इतना ही है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे। यस। नेक्स्ट वन है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड साथ साथ में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों ले लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स सुनाई दे रहा है सब लोग को? यस। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
अभी समझने का ट्राई करना शांति से सब लोग। सपोज ये दिया है अपने को एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 5 -7 8 11 0 6, ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, करेक्ट। तो और तुम लोग को बोला है कि फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो मैं C11 लेता हूं। C11 मतलब क्या कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट बैठा हुआ है उसका कोफैक्टर, मतलब 1 का कोफैक्टर। तो पहले तो होगा -1 रेज टू रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू ये जो एलिमेंट जो रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दो, तो इसको और इसको एलिमिनेट कर दो। तो क्या बचा, जो बाकी बचा हुआ उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? -42। -42 होएगा, करेक्ट। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? -42। तो -1 रेज टू 2 इंटू -42, तो C11 का वैल्यू -42 आया। अच्छा, C12 क्या होगा? सो -1 रेज टू 1 + 2 इंटू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को निकाल दो, जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या होएगा? 18। हाँ, 30 -88 कितना होता है? -58। -58। तो क्या आएगा इसका आंसर? -1 इंटू -58, तो 58 हो जाएगा, ठीक है। C13 क्या आएगा? -1 रेज टू 1 + 3 मतलब 4 इंटू 77, तो इसका आंसर 77 होगा। C21 क्या होगा, कोई बता सकता है? C21, फिर C22, C23, C31, C32 एंड C33। मेरे को ये सबका वैल्यू चाहिए, कौन बताएगा? व्हाट इज C21? -12। -12, वेरी गुड। व्हाट इज C22? -27 होगा। व्हाट इज C23? 22 होगा। व्हाट इज C31? 37। व्हाट इज C32? सर हाँ, मैं लॉग आउट हो गई थी एक बार, ये C11 कैसे मतलब -42 क्यों लिया उधर, वो देख बता दो ना। C11 क्या है? -1 रेज टू रो नंबर और कॉलम नंबर का एडिशन करने का, और फिर जो C11 है ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो 4 एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट। तो C32 क्या होगा? समझा। व्हाट इज C32? 7। C32 मतलब 8 -15 मतलब -7, और उसके आगे -1 रेज टू 5, तो 7 ही होगा। व्हाट इज C33? -17। -17, 17। करेक्ट। अच्छा, अभी मेरे को ये जो डिटर्मिनेंट है ना उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा?
305 कितना 305 305 ओके। चलो अभी इधर तक किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो एटलीस्ट से यस No, और sir. नो। हाँ अभी मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेता हूं और उसी को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं। तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। कौन कौन से एलिमेंट्स है वो? 1, 2, 3. 1 2 3। तो मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेता हूं 1 2 3, उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 1 का कोफैक्टर क्या है? फर्स्ट -42 Minus 40. -42। सेकेंड का कोफैक्टर क्या है? 58. 58। थर्ड का कोफैक्टर क्या है? 77. 77। अभी ऐड कर दो, देखो क्या आता है। क्या आएगा आंसर? 305 305 आ रहा है, करेक्ट। अभी ये मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो लिया था। अभी मैं सेकेंड रो लेता हूं। क्या है सेकेंड रो का एलिमेंट्स? क्या है? 5 -7 एंड 8। उसी को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं। क्या हो रहा है? क्या होएगा? C21 मतलब -12, फिर C22 क्या है? -27 एंड फिर C23 क्या है? 22। इसको करो, क्या आता है? पक्का? हाँ 305 -60 305। तो ये सेकेंड रो हो गया। अच्छा थर्ड रो देखो क्या है? 11 0 एंड 6। तो ये क्या है? 37 प्लस 7 प्लस -17 कितना आ रहा है देखो? 305। तो ये तो थर्ड रो हो गया। अभी तुम लोग फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का भी करके देखो। मैं आता हूं 5 मिनट में, तुम लोग कॉलम का करके देखो। फिर क्या करना मालूम है? एलिमेंट्स लेना फर्स्ट रो के, कोफैक्टर लेना सेकंड रो के। समझ रहे हैं? तो ऐसा देख के करो, तुम लोग को क्या रिजल्ट मिल रहा है मैं 5 मिनट के बाद पूछूंगा। तुम लोग करो ट्राई।
क्या ऑब्जर्वेशन मिला तुम लोग को? हाँ, कॉलम का ट्राई किया, हाँ क्या ऑब्जर्वेशन मिला? 305 मिल रहा है। 305 मिल रहा है ना। फिर तुम लोगों ने हाँ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकेंड रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया, यस, क्या मिला आंसर? 0। 0। इसका मतलब कि अगर कोई भी एक रो सिलेक्ट करते हो, उसी के साथ उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, करेक्ट? यस, अगर मैं कोई भी एक रो के साथ कोई भी दूसरा रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तीसरा रिजल्ट, अगर मैं कोई भी कॉलम के एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं, उसी के साथ उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। चौथा रिजल्ट, अगर मैं कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं, उसके साथ कोई दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0, 0। कितना रिजल्ट हुआ? 4, 4 4। कौन सा रिजल्ट था पहला? कोई भी एक रो के एलिमेंट्स उसी के साथ उसी रो के कोफैक्टर। दूसरा रिजल्ट, कोई भी एक रो के एलिमेंट्स उसी के साथ कोई दूसरा रो का कोफैक्टर। तीसरा रिजल्ट, सेम कॉलम के एलिमेंट्स सेम कॉलम के कोफैक्टर। चौथा रिजल्ट, कोई भी एक कॉलम के साथ कोई दूसरा कॉलम का कोफैक्टर। अभी पांचवा रिजल्ट, सपोज मैं एलिमेंट्स कोई एक रो का सिलेक्ट करता हूं और मैं कोफैक्टर कोई भी एक कॉलम का सिलेक्ट करता हूं, क्या आएगा? हेलो, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस हाँ, हाँ। सर, क्या आएगा आंसर? इन दैट केस नथिंग कैन बी सेड, 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। समझा कि नहीं समझा? हेलो, यस सर। समझ रहा है? तो 5 रिजल्ट मैंने अभी तक तुम लोग को बताया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? परम को डाउट है? विहान, जानवी, चंद्र, sir. दीव, नहीं सर, फिर ये जानवी, क्षीर सागर, ध्रुव। नो सर, नो डाउट। हाँ, तो इधर मैं क्या लिखूंगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो या तो कॉलम with its elements of same row या same column will be determinant value. Make sense? करेक्ट? तो इसका मतलब ये है कि सपोज मेरा A एक मैट्रिक्स है जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, करेक्ट? तो अगर मैं एलिमेंट्स लेता हूं फर्स्ट रो के A1 B1 C1 और मैं कोफैक्टर लेता हूं वही एलिमेंट्स के, तो कोफैक्टर मतलब C ऑफ A1 देन C ऑफ B1 C ऑफ C1 और ऐड करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा, करेक्ट? सिमिलरली, ये सिंबल का मतलब क्या है? सिमिलरली मैं एलिमेंट्स लेता हूं सेकेंड कॉलम का, मतलब B1 B2 B3 और मैं कोफैक्टर लेता हूं उसी एलिमेंट्स का, कोफैक्टर ऑफ B1 कोफैक्टर ऑफ B2 कोफैक्टर ऑफ B3 ऐड करूंगा, क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A मिलेगा। अरे समझ रहा है? यस एंड इफ मल्टीप्लाई cofactor of one row or column with elements of another row or column। इसका लिखने का मतलब क्या है? या तो रो रो होगा या तो कॉलम कॉलम होगा, करेक्ट? मैंने पहले रो लिखा है तो सेकेंड ऑप्शन में भी पहले रो लेना, करेक्ट? देन we
will get 0। मेरा बोलने का मतलब क्या है, इधर रो लेते हो ना स्टेटमेंट में तो इधर भी रो लेना, इधर कॉलम के जैसा रीड करते हो ना तो ये भी कॉलम के जैसा रीड करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता हूं A2 B2 C2 और मैं कोफैक्टर जो है ना वो फर्स्ट रो के लेता हूं, तो कोफैक्टर ऑफ A1 कोफैक्टर ऑफ B1 कोफैक्टर ऑफ C1 और ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ रहा है। तीसरा क्या था, इफ वी टेक एलिमेंट्स of row 3 and multiply it with cofactor of elements of column 2, then क्या होगा, then बोलो Nothing आंसर। can be said. हाँ then चलो लिख देते हैं, nothing can be said in general, nothing can be said in general। ये सब लोग को अच्छे से समझ गया, करेक्ट। हाँ। ये समझा होगा तो आगे का सब कुछ समझेगा, वरना कुछ भी नहीं समझेगा। पर हम डाउट है कुछ। वो सर हाँ अभी आगे, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सुनना सब लोग ध्यान से, जो है ए जिसके अंदर एलिमेंट से ए आई जे और जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, वी डिनोट एडजॉइंट ऑफ ए एज, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, एडीजे ऑफ ए, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए, एंड is defined as adjoint of A is nothing but cofactor of ij of the same matrix का ट्रांसपोज, ये उसका डेफिनेशन है। मतलब कोफैक्टर कैसे मिलता है, तो सपोज एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, तो सपोज एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू 2 0 3 5, ठीक है, और तुम लोग को बोला है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होगा इसका आंसर, सॉल्यूशन। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, समझ रहा है। तो पहले मेरे को बताओ कि कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या होगा, व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ 1 1, 5. 5 ही होगा। कैसे, -1 रेज टू 1 + 1 2 इनटू, अभी ये और ये डिलीट मार दो तो अभी तो एक ही एलिमेंट बचा, उसका डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट होगा, तो ये होगा 5। फिर C12 क्या होगा, -1 रेज टू 3 इनटू 3, तो -3 हो जाएगा। फिर मेरे को बताओ C21 क्या होगा, C21 क्या होगा, अरे 0. बोलो फास्ट, 0। C22 क्या होगा, 2. 2 हो जाएगा। तो कोफैक्टर को मैं मैट्रिक्स बनाऊं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 -3 0 एंड 2, तो ये एडजॉइंट नहीं है, ये तो कोफैक्टर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, तो 5 -3 0 2, ये एडजॉइंट हो गया। समझ रहा है। Yes. हेलो, चलो अभी मैं तुम लोग को एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो है 1 -1 0 3 2 1 एंड 4 -2 -3। चलो इसका एडजॉइंट निकालो। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए,
क्या आएगा आंसर? क्या मिला एडजॉइंट कि हो रहा है अभी? सर हो रहा है। क्या आएगा? मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग ही बोलो इसका आंसर, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। नहीं आता है सॉल्व करने को तो बताओ। सर कर रहे हैं, एक सेकंड। ओके। सर मुझे COF ऑफ ए आ रहा है -4, 5, 12, -3, नहीं, रॉन्ग -3। है। रो वाइज हमेशा बोलना, -4 के बाद -4 के बाद -3 -1 करेक्ट, फिर 13 -3 -2 -1 आएगा आई गेस, फिर हाँ नहीं, -1 हाँ -14 -2 एंड 5 5 आएगा। ये मिला सब लोग को? ये मेरा होगा ए नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? यस बढ़ू आगे मैं। हाँ जी, मुझे वो 13 नहीं आया, बाकी मेरे को मिला। तो चेक करो आपका मिस्टेक होगा किधर तो। चलो अभी आगे जाता हूं मैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट से A11, A12, A13 से लेके A1n, फिर नीचे क्या होगा A21, A31 से लेके AN1, फिर इधर क्या होगा A22, A23 से लेके A2n, फिर A32 से लेके AN2, और वैसे लेके इधर ANN। मतलब ये क्या है, एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n वाला, ठीक है। ए हमेशा एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा? बाजू में लिखता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना, उसका ट्रांसपोज ले लो ना, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? C11, फिर उसके बाजू में C12 से लेके क्या होगा C1n, फिर C21, C22 से लेके C2n, से लेके CN1, CN2 से लेके CNN, इसका ट्रांसपोज लेंगे तब जाके एडजॉइंट मिलेगा। करेक्ट? अरे बोलो हाँ या ना। यस
तो मेरे को बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली क्या हो जाएगा अभी, C11 C12 से लेके C1n हो जाएगा, फिर C21 C22 से लेके C2n हो जाएगा। तो वैसे इधर जाके क्या मिलेगा, CN1, फिर इधर जाके CN2 से लेके CNN हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है, अभी सुनना सब लोग ध्यान से। मैं क्या करता हूं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करता हूं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करता हूं। तो A मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स है और एडजॉइंट ऑफ A ये है। तो मेरे को बताओ कि मैं जब भी फर्स्ट रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, A11 into C11. हाँ, फिर A12 इंटू C12, फिर A13 इंटू C13 से लेके A1n इंटू C1n, मतलब एलिमेंट्स भी फर्स्ट रो के हैं और कोफैक्टर भी फर्स्ट रो के, मेक सेंस? हाँ, तो क्या आएगा आंसर, determinant of. करेक्ट, इधर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर उसके बाजू में मैं एलिमेंट्स लेता हूं फर्स्ट रो का, मतलब इसको जब भी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बाजू वाला आएगा ना आंसर। हाँ, तो ये एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं लेकिन ये कोफैक्टर सेकंड रो के, दिख रहा है? yes, क्या आएगा आंसर, 0. 0। तो ऐसे करके इधर सब 0 आएगा। फिर नीचे सेकंड रो फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, 0. 0। फिर उसके बाजू में क्या आएगा, Determinant. उसके बाजू में मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर एलिमेंट सेकंड रो के है और कोफैक्टर भी ये C21 C22 C2n सेकंड रो के ही कोफैक्टर्स है ना। देखो A21 C21 A22 C22 से लेके A2n C2n, करेक्ट? तो इधर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा। तो कहना इसे कि डायगोनल में सब जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा। हेलो, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, Unit matrix. आइडेंटिटी, Identity. करेक्ट? तो इसका मतलब मेरे को एक प्रॉपर्टी मिला इंपॉर्टेंट, नोट नंबर 1। अभी इधर से ना 15 प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? अरे बोलो यार, मैं एक स्टेटमेंट 50 बार बोल रहा हूँ, तुम लोग शर्म आना of चाहिए। A A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, Determinant of A into I. डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, वी गेट क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I अपॉन डिटर्मिनेंट। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, आइडेंटिटी। बट यूजुअली A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी होता है ना, हाँ या ना? हाँ हाँ, तो अपने को A इनवर्स का फॉर्मूला मिला इधर, क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हो गया मेरा नोट नंबर 2। तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर हुआ तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, करेक्ट? तो इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले इनवर्स निकालने को बोला ना, तो तुम लोग को डिटर्मिनेंट चेक करने, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना तो इमीडिएट लिखने का A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी नंबर 2। A इनवर्स का क्या है फॉर्मूला, 1 upon वन determinant अपॉन of A डिटर्मिनेंट into adjacent of A.
एडजॉइंट, एडजेसेंट में Adjoint. बोला ही नहीं आता। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है फॉर्मूला विहान? विहान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? जानवी क्षीरसागर, यस सर। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला ए इनवर्स का? जब तक मेरे को रिप्लाई नहीं मिलेगा ना, मैं लेक्चर एंड ही नहीं करेगा। सिंपल हाँ चीज। सर। नहीं तो मत बोलो, अभी एक भी आंसर मत देना मेरे को। जानवी क्षीरसागर, जानवी क्षीरसागर, जानवी क्षीरसागर, जानवी क्षीरसागर। 1 अपॉन। मैडम आप सुन रहे थे? मैं 50 बार आपका नाम लिया। सर मेरा इंटरनेट खराब है इसलिए। हाँ तो मैं क्या है ए मेरा इनवर्स? ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 अपॉन मोड 1 अपॉन मोड एडजेसेंट ए। मॉड और एडजेसेंट, ऐसा दोनों वर्ड मैंने नहीं एडजेसेंट बोला है। नहीं, दोनों Adjoint. मैंने, हाँ एडजॉइंट और मॉड भी मैंने कभी यूज नहीं किया है। मैंने डिटर्मिनेंट बोला है। जानवी सुन रहे हो ना आप लेक्चर पूरा? सर मेरा इंटरनेट खराब है तो आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर, मेरा नेटवर्क खराब है इसलिए। वो छोड़ो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ। पक्का? हम्म। विहान, हाँ सर। किधर गए थे आप चालू करके लेक्चर? सर मैं इधर ही था। 50 बार नाम लेने के बाद भी अगर आदमी अनम्यूट नहीं करे तो फिर वो क्या रिस्पेक्ट दे रहा है टीचर को? हाँ, सॉरी सर। 50 बार नाम लेने के बाद भी अगर आप खाली अनम्यूट नहीं कर सकते हो और कुछ भी नया नहीं पूछा है, जो बोर्ड पे लिखा है वही पूछ रहा हूं, तो इतना एफर्ट तो हार्डली कोई लेता होगा यार ऑनलाइन क्लास में। परम, हाँ सर। क्या है फॉर्मूला? सर ए इनवर्स का 1 एडजॉइंट, एक सेकंड सर उसका होएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, किसका फॉर्मूला है वो? सर ए इनवर्स का। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कहीं निकलेगा सर, वो 0 हो जाएगा, फिर वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। वेरी गुड। कितने लोगों को दिमाग में घुस रहा है ये सब चीज? अभी मैं क्या करता हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं, तो मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। बोल सकता हूं मैं? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी, a into adjoint of a determinant of a into I. A inverse is 1 upon determinant of a into adjoint of a. Adjoint of a is determinant of a into a inverse. ये सब समझ लेना, मैं each and every statement प्रूफ के साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाहर तुम लोग जाओगे तो खाली फॉर्मूला दे देंगे a इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a into adjoint of a, बस इससे इनवर्स निकालते हैं, आगे पीछे का कुछ भी नहीं रेफरेंस देंगे।
नेक्स्ट नोट नंबर 3। अच्छा, यूजुअली A इंटू A इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूं, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1। अरे ये सब हाँ, यस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? अच्छा देखो, मैंने A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A होता है ऐसा बोला है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी A ही होगा, ऐसा बोला है क्या? नहीं। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है। हाँ, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A ही होगा। अभी मैं क्या करता हूं, इसको नीचे लेके जाता हूं, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसके ऊपर से मैं बोल सकता हूं कि A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू -1 होगा। सही है, यस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान से देख लेना सब लोग। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अरे बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू माइनस। हाँ, तो डिटर्मिनेंट, हाँ तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या होगा? 1/3। 1/3 हो जाएगा। समझ रहा है? किसी को कोई डाउट है ये प्रॉपर्टीज में? तीन प्रॉपर्टी, नो डाउट। फोर्थ No, sir. प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, कोई भी मैट्रिक्स को कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उसका इनवर्स निकाला तो हमेशा इनवर्स डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। तो इसका सपोज प्रूफ देखना है तो ऐसा देख सकते हैं कि के ए इंटू के ए का इनवर्स क्या होगा? A into आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होगा ना खाली, बिकॉज ये भी एक मैट्रिक्स है और वो यही हाँ, मैट्रिक्स हाँ, का हाँ। इनवर्स है। हाँ, तो हाँ। के इंटू के इनवर्स आइडेंटिटी होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स करता हूँ। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू के ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अब ये तो नंबर है, नंबर तो बाहर चला जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, साथ में लिखते चलो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू के का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू के का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इनवर्स ही होगा। अभी आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स मतलब वो ही मैट्रिक्स होता है ना, तो के में नीचे लेके जाऊंगा तो हो गया कि के ए का इनवर्स इज नथिंग बट ए इनवर्स अपॉन के, हेंस प्रूफ। मेक सेंस? अरे बोलो। यस। Yes, sir. नेक्स्ट Yes. प्रॉपर्टी नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ के ए वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ के ए विल बी, एनीवन? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑफ के के ए इंटू के ए का इनवर्स। कैसे आया, मैंने इधर लिखा था, याद है? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इंटू उसी का इनवर्स, याद है? Yes. हाँ, तो मैंने इधर वही लिखा है ना, ए को मैंने के बना दिया, इधर ए को के बना दो तो के का डिटर्मिनेंट इंटू के का इनवर्स दिख रहा है। यस। अभी मैंने Yes, sir. प्रॉपर्टी में बताया था कि जब भी ये के डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा उसके ऊपर, ऑर्डर चढ़ जाए। Order Order. का power. हाँ, तो k रेज टू n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू k का इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/k। खाली 1/k लिखा है मैंने।
A अच्छा A inverse upon inverse K. upon K. हाँ, तो इधर क्या होगा, A इनवर्स अपॉन K हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो इधर ये K रेस टू n और ये K, तो ये क्या हो जाएगा, K रेस टू n माइनस 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स क्या होता है? Adjoint of A. वेरी गुड, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका ऊपर से मेरे को क्या फॉर्मूला मिला कि एडजॉइंट ऑफ के ए इज नथिंग बट के रेस टू n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। समझ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये सब बाय हार्ट करना है। इसी के ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू आता है एग्जाम में, जेई और खास करके सीईटी एग्जाम में। एडजॉइंट ऑफ के इज के रेस टू n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट लेक्चर से ना मैं डायरेक्ट ये सब रिजल्ट्स लिखने लगूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। तब भी मेरे को तुम लोगों ने पूछा कि ये आपने कैसे लिखा है, तो इसका मतलब मेरे को समझ जाएगा कि इसने रिवाइज कुछ नहीं किया। समझ रहा है? ये सब रिजल्ट्स आज के आज ही बाय हार्ट होने चाहिए। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? yes sir. हाँ, ये 5th रिजल्ट है। और एक रिजल्ट कर देते, रिजल्ट नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। अच्छा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? Determinant of A into I. हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई किया ना इधर आज ही। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूं कि सपोज इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। करेक्ट। तो अभी क्या होगा, ये ब्रेक होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अभी ये जो है ना, ये एक नंबर है। जब भी नंबर डिटर्मिनेंट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, नंबर डिटर्मिनेंट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा? Determinant of A raised mod to A n. raised to n मॉड आता है। नहीं बोलते, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ I। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ I? 1. 1। तो इधर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n इंटू 1। तो वही होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n। अभी इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो मेरे को क्या प्रॉपर्टी मिला कि एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n माइनस 1 होता है। मेक सेंस? Yes. Yes. समझ रहे हैं? अच्छा, Yes. मैंने ए बी ट्रांसपोज के लिए क्या प्रॉपर्टी दिया था तुम लोग को? अगर मेरे को ऐसा लिखना है ए बी का ट्रांसपोज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? B बी B ट्रांसपोज ए transpose A ट्रांसपोज। transpose. इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सल Reversal. प्रॉपर्टी। reverse. रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो ये सेम प्रॉपर्टी एडजॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई बोलेगा तुम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्या बोलोगे? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोलोगे? Adjoint of B. B into adjoint of A. हाँ, अगर किसी ने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, क्या होगा? Adjoint of C Adjoint into of C. इंटू एडजॉइंट ऑफ Adjoint of बी B. इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट। अगर मैं ये सेम प्रॉपर्टी को डिवाइड थ्रू आउट बाई ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी कर दूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है? इनवर्स होता है ना। तो इसका मतलब ए बी सी का इनवर्स को भी हम लोग सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स लिख सकते हैं। मतलब रिवर्सिबल प्रॉपर्टी इज अगेन एप्लीकेबल फॉर इनवर्स ऑल्सो। समझ रहे हैं? yes. रिवर्सल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर इनवर्स ऑल्सो। किधर किधर इनवर्स होता है?
एप्लीकेबल होता है, सॉरी, किधर किधर एप्लीकेबल होता है? पर्सनल लॉ। ट्रांसपोज में एप्लीकेबल है एंड इनवर्स में एप्लीकेबल है, समझा? यस। Yes. ठीक है, तो इनवर्स रिवर्सिबल प्रॉपर्टी ट्रांसपोज एंड इनवर्स ये दो जगह पे एप्लीकेबल है। बस इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।